अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें शरीक किया। हमेशा आप करती हैं। आई एम मच ऑब्लाइज्ड। कोशिश करूंगा आज भी आपसे कुछ सीख कर जाऊं। सर क्या बात कर रहे हैं, सीखना तो मुझे है आपसे। और आजकल तो सर आप बहुत बिजी हैं। वैसे आप और जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं सर आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए, थैंक्स टू ईरान एंड इजराइल अमेरिका वॉर। लेकिन सर बहुत ज्यादा लड़ाई भड़ाई जो है वो बीच में चल रही थी। ले तो बीच में वो उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया था। सर अब सुना है कि आप लोग रशिया की तरफ जा रहे हैं, उनसे मिसाइल्स वगैरह लेने का आपका इरादा है। तो सर क्या क्या इस वक्त आप बता सकेंगे कि क्या अपडेट्स हैं और क्यों भारत जो है वो रशियन मिसाइल्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। वैसे आपने कब सुना कि हम रशिया की तरफ नहीं जाते हैं? पिछले 40-50 साल में आपने कब सुना हम्म। कि हम रशिया की तरफ नहीं जाते हैं? रशिया हमारी जरूरत है। देखिए, मतलब आई एम नॉट, मैं उस कंट्री का, उस लॉबी का नहीं हूं कि मैं आपसे हम्म। झूठ बोल दूं कि हमारी तो सारी काबिलियत अपनी है। हमें पास नहीं थी काबिलियत। एक समय था कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे थे। आज भी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जरूर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड को रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी लेनी ही पड़ेगी। अपनी डेवलप करते करते टाइम लगेगा, चाहे वो मेटलर्जी की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं शर्मिंदा हूं। मैं आई एम वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमें जब जहां जैसे जो जिस जगह से टेक्नोलॉजी चाहिए, हम उसको लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ रशिया का नाम ले रही हैं, मैं तो आपको याद दिला दूंगा कि G404 जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है, वो हम यूएस से भी ले रहे हैं। हम उसमें यूएस के साथ GE414 एडवांस्ड वाला जो उनका वर्जन है एयरक्राफ्ट का, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वो भी ले रहे हैं। तो हम राफेल भी ले रहे हैं, हम राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भी ले रहे हैं। हम ये जो आप बात कर रही हैं मिसाइल्स लेने की या कुछ भी, अब ब्रह्मोस आपके सामने है। हम रशिया से लेते नहीं है, हम रशिया के लिए बनाते भी हैं। और बड़े फख्र की बात है कि रशिया उसे अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। करेगा नहीं करेगा सेकेंडरी इशू, लेकिन एक वेपन सिस्टम जो जॉइंटली बनाया गया है और उस पर रशिया का फेथ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वैसे और बिल्कुल स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के तौर पर बता दूं, हमने हर वो हथियार जो सो कॉल्ड रशिया का क्वेश्चन मार्क वाला हथियार था, चाहे वो T56 टैंक ले लीजिए, जो पैटर्न टैंक के, आपके पास पैटर्न टैंक थे, हमारे पास सेंचुरियंस थे, वगैरह वगैरह जो दूसरे टैंक थे। हमने दिखा दिया कि पैटर्न टैंक कैसे कैसे कमजोर पड़ सकता है एक एज ओल्ड टैंक सेंचुरियन के सामने। इसमें कहीं कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि पैटर्न टैंक को माना जाता था कि भगवान का टैंक है। वेल, दैट्स द वे। और इसलिए आज हम रियलाइज करते हैं कि अगर देश में प्रगति करनी है, मेक इन इंडिया करना है, तो आपको अपने वेपन सिस्टम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमें कभी भी लड़ाई से अलग नहीं हटने देगा। पाकिस्तान हमें हमेशा एंगेज करके रखेगा, और पाकिस्तान को हमेशा चाइना एंगेज करवा के रखेगा, सो दैट वो इंडिया को काउंटर कर पाए। ये बड़ी, मैं आपको फ्रैंक एनालिसिस दे रहा हूं, कहीं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। चाइना पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के साथ एंगेज देखना चाहेगा, रखेगा, सो दैट इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, वो कहीं इंडिया ग्रो अप ना कर जाए। एंड दैट इज वेयर वी आर। हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको वेपन सिस्टम चाहिए। बट आप बताइए किस वेपन की बात कर रही हैं आप, वो बताइए। सर देखिए, मैं मिसाइल्स की बात कर रही हूँ। मैं मिसाइल्स जो हैं वो शायद रशिया से आप लोग अब ले रहे हैं। और जाहिर है कि उसमें टारगेट तो सर चाइना नहीं होगा, टारगेट तो पाकिस्तान ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप वो मिसाइल जो है या वो ड्रोन जो है वो आपने चाइना के ऊपर डालने हैं। वो तो आपने टारगेट तो आपने पाकिस्तान को ही करना है। हालांकि आप खुद कह रहे हैं कि चाइना एंगेज करके रखता है, लेकिन चाइना से ज्यादा क्लैशेस तो पाकिस्तान के साथ होते हैं भारत के। नहीं, मैंने, आपने शायद मेरे बात को समझा नहीं। मैंने कहा
चाइना की हमेशा कोशिश रहेगी कि वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ एंगेज करके रखे लड़ाई में। चाइना खुद एंगेज नहीं होना चाहेगा, समझदार आदमी है इसलिए। लेकिन आपने जो बात कही है मैं उसको जरूर वो कर दूं। वैसे आरजू साहिबा ये बताइएगा, आपने कौन सी ऐसी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जो आप भविष्यवाणी कर पा रही हैं कि वो जो भी हम मिसाइल खरीदेंगे वो पाकिस्तान के लिए होगी? मतलब ऐसा कैसे हो गया है? सर अभी तक जो चली है पाकिस्तान पर ही चली है ना, और तो मैंने कहीं चलती देखी नहीं। अच्छा, अग्नि आपके ऊपर कब चली बताओ? सर फिर भी आपने जितने ड्रोन ड्रोन जो चलाए सर, हम ही बेचारे, मतलब गलती से भी अगर चल जाता है तो सर हमारी तरफ आ जाता है वो भी, मैं मतलब। आज आपके लिए एक अच्छा एनालिसिस करके दे रहा हूं, क्योंकि आपका शो सिर्फ इंडिया में नहीं फेमस है, पाकिस्तान में भी फेमस है। पीपल मस्ट नो कि क्या अफवाहें हैं और क्या रियलिटी है। अग्नि 5 वो वाली मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर पर जाकर वार कर सकती है। हमने तो आप पर नहीं चलाई, हमने तो पृथ्वी भी आपके ऊपर नहीं चलाई। आप बताइए, हमने एक भी आपके ऊपर नहीं चलाई है, ठीक है ना? आती है बात फिर भी, सर क्योंकि वो तो आप जिस हमने भी गौरी और क्या क्या बना के रखे सर, हमने भी नहीं चलाए, लेकिन बना के तो रखे ना सर। लेकिन शाहीन 3 और तो आपने चला ली ना। और सर आपका जो बाय शाहीन, मिस्टेक चला था, जो आप कह रहे थे कि बाय मिस्टेक चल गया था सर, वो भी इधर आ गया था। यस यू आर राइट। वो जो बाय मिस्टेक वाला है, मैं आज भी आई एम प्राउड टू से कि हमने प्रूव किया कि वो बाय मिस्टेक ही चला था। दैट वाज अ ब्रह्मोस, जिसको अंदर वो एक्सप्लोसिव कंटेंट नहीं था। बाय द वे, वो आई सिर्फ नो। प्रोपेलेंट था, जिसके वजह से वो वाइल डूइंग मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग वो चल गया। और उसकी सजा के तौर पर काफी सारे लोगों को, अफसरों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी कि हाउ कैन यू बी दैट इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इट कैन ट्रिगर अ वॉर। मैं तो मानता हूं। आप सोचिए, बाई चांस अगर वो न्यूक्लियर टिप्ड होती तो, बाई चांस, भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारा कंट्रोल है ये है, जब अगर एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक हो जाती है तो वो भी हो सकती थी। सो इसलिए वी आर वेरी केयरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक बात आ रही है, जो आपने कहा है कि हम टारगेट करेंगे आप पर, नहीं, ऐसा नहीं है। मानिए मेरी बात, हम क्या ले रहे हैं उससे आपको समझ आ जाएगा। हम ले रहे हैं R-37M मिसाइल, जो कि एयर टू एयर सो कॉल्ड स्ट्राइकिंग के लिए होती है। तकरीबन हम 300 की बात कर रहे हैं, 300 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। ये मिसाइल की खासियत यह है कि ये 6 से 7 मैक की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 6 गुना ज्यादा स्पीड पर चलती है। दैट इज हाइपरसोनिक है। 5 से ज्यादा जो भी होते हैं वो हाइपरसोनिक होते हैं। और इसमें एक हमारे लिए जो फायदा है, इट इज अल्ट्रा लॉन्ग रेंज। मतलब 100 किलोमीटर नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 किलोमीटर उसका रेंज है कि वो जाकर स्ट्राइक कर सकती है। अब आती है बात, हम ये क्यों लेंगे, जो आपको और आवाम को समझनी चाहिए। मैं हम इसलिए लेंगे कि हम अपने सुखोई जो एयरक्राफ्ट है रशियन ओरिजिन का, हम उसे अपग्रेड कर रहे हैं। हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब उसे अपग्रेड करना है। अब जब आप अपग्रेड करेंगे तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अपग्रेड में जब आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो उसके वेपन सिस्टम को भी तो अपग्रेड करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप वेपन सिस्टम नीचे वाले लोगे और हवाई जहाज को ऊंचा वाला लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बड़ा निष्पक्ष होकर रियलिटी का दे रहा हूं कि अगर हम उसे अपग्रेड नहीं करते हैं, अगर हम सुखोई को अपग्रेड ना करें, तो उसके ऊपर 2 मिसाइल आती हैं, मतलब रखने के लिए, कैरी कर। लेकिन अगर हम उसे अपग्रेड करते हैं तो उस पर 6 मिसाइल, 8 मिसाइल आती हैं। सो अपग्रेडेशन की जब बात चलती है तो अपग्रेडेशन का मतलब होता है इंजन परफॉर्मेंस, एयर फ्रेम जो उसका पूरा है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं, उसके जो काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आइटम्स हैं, उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो उसके एवियोनिक्स हैं, उसकी जो इंजन कैपेसिटी है, उसके जो आर्मामेंट कैपेबिलिटी है, किस किस तरह के वो हथियार ले जा सकता है। तो जायज बात है कि ये एयर टू एयर उसी का पार्ट है कि अगर कल तक हम 100, 150, 200, 300 किलोमीटर वाले एयर टू एयर मिसाइल उसमें ले जाते थे,
अब हम 400 का ले जा रहे हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे 400 क्यों? मैं समझ सकता हूं, ये सवाल किसी का भी आ सकता है। 400 इसलिए क्योंकि अब दुनिया में प्रूव हो गया है कि डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी, पहले इनडायरेक्ट लड़ाई होगी, नॉन कॉन्टैक्ट बैटल। मैं आपसे इस समय जितनी दूरी पर हूं उतना अच्छा है। और मैं आपको, ये वो वाली बात है ना कि शो के ऊपर हम एक दूसरे को ब्लेम कर लें तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आमने सामने बैठे तो हो सकता है कहीं ऐसे ना हो जाए कि चल भाई आपने मेरे कर दिया, मैंने कहीं आपकी तरफ कर दिया। तो यही एग्जैक्टली हो रहा है वॉरफेयर में। वॉरफेयर अब नॉन कॉन्टैक्ट हो रही है और इसका प्रूफ है यूएस और ईरान। अभी तक दोनों एक दूसरे के कंट्री के अंदर उतरे नहीं है। उतरे हैं मतलब वो जो रेस्क्यू मिशन था उसमें उतरे हैं, उसको उतरना मत बोलिए, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बैटल नहीं कहेंगे, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब जो लड़ाई है वो दिख रहा है ड्रोन्स की है, लड़ाई मिसाइल्स की है, लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है, लड़ाई अब एयरक्राफ्ट्स की है। और एयरक्राफ्ट्स में भी अब वेराइटी आ गई है कि आप वो हाई ऑल्टीट्यूड से जाकर फिर नीचे आएंगे वगैरह वगैरह। सो नॉन कॉन्टैक्ट की है। सो अगर हम अपने आप को एक नया अपग्रेडेशन जहाज का कर रहे हैं, अगर हम आज से 2, 5, 7, 10, 15, 20 साल आगे को देख रहे हैं तो जायज बात है कि आप वेपन सिस्टम अपग्रेड ही तो करोगे। इसमें यह सोच लेना कि पाकिस्तान के लिए है तो फिर तो ये हो जाएगा कि आरजू साहिबा आप आईएसआई की बातों को लीक आउट कर रही हो। आईएसआई ने आपको बता रखा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और ये लोग हमारे पर मिसाइल छोड़ देंगे। सर ये तो नॉर्मल लगता है सर, ये तो पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन से यही लगता है सबको यहाँ पर कि फिर भारत अटैक करने वाला है। सर मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूं। वो इसीलिए आपको लगता है क्योंकि आपके यहाँ एक माहौल बनाया हुआ है, उसमें आपको एंगेज रखा जाता है, आपको हर समय एक ही बात बताई जा रही है। मैं कह रहा हूं बचपन से बताई जा रही है, मतलब स्कूलों में भी, हमारे यहाँ कहीं पर भी किसी क्लास में मुझे कभी नहीं पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कभी नहीं मिला, ना कभी किसी टीचर ने बोला। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। और मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं तो इसलिए वहां तो कम से कम पढ़ाया ही जा सकता है। नहीं, ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। इट इज ऑलवेज सेड दैट दे आर एडवर्सरी। एडवर्सरी इज अ बेटर वर्ड, एनिमी इज नॉट अ गुड वर्ड। इसलिए सर हम तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट बुक्स हमारे चेंज होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं होनी चाहिए। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप भी चेंज हो जाइए। आईएसआई की मत सुनिए कि कुछ ना कुछ होगा और भारत ये जो मिसाइल ले रहा है ये आपके ऊपर टारगेट करेगा। नहीं करेगा। सर रोज टीवी पे चला रहे हैं सर, हर बच्चे तक पढ़ रहे हैं, उसको क्या करेंगे। तो कल और आज की भी बात कर रही हूँ, आज जब मैं और आप बात करें, आज के दिन भी सुबह को मैं देख रही थी टीवी पे मुसलसल यही बताया जा रहा था कि भारत फिर कुछ प्लान कर रहा है। आपके शो द्वारा इस भ्रम को दूर करना चाहिए, इस रूमर को दूर करना चाहिए कि ये मिसाइल हम सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं, ले रहे हैं कि हम आपके ऊपर स्ट्राइक करने वाले। नो सर नो। मैं आपको बताता हूं रीजन, एक और रीजन। आपने वो पूरी रिपोर्ट या जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं जा रही। उसमें बात यह है कि रशिया हैज ऑफर्ड, वर्ड मार्क करिएगा, रशिया हैज ऑफर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट इन इंडिया। जैसे कि ब्रह्मोस, कि उन्होंने ब्रह्मोस हमको दी, हम दोनों ने मिलकर बनाई और आजकल हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। द सेम गोज फॉर R-37 कि भाई अच्छी चीज है। और अगर इंडिया ढूंढ रहा है, क्योंकि इंडिया सिर्फ आज के लिए नहीं ढूंढ रहा है। इंडिया, आप बताओ 300 मिसाइल क्या है, कितनी है मिसाइल? 300 है कोई क्वांटिटी? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो वी आर लुकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और उसको फेथ लाने के लिए, क्योंकि दूसरी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी फ्री में थोड़ी ना देगा। तो बोले ठीक है जनाब, आप बिजनेस भी कर लीजिए 300 का और ऊपर से हम आपको हमारे को बनाने का आप लाइसेंस भी दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे अमेरिका कंट्रोल कर रहा था एक जमाने में, भारत को भी उसने कहा था कि आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते और इस किस्म की चीजें हो रही थी। क्या वेपन्स के लिए भी अमेरिका कंट्रोल करता है रशिया को, भारत को और दूसरी कंट्रीज को? यस। जिस बात को आप वर्ड लगा रहे हो कंट्रोल एक नेगेटिव वर्ड है।
यूएस बड़ा स्मार्ट क्रूक कंट्री है, वो सैंक्शंस लगाता है कि अगर आपने रशिया से ऑयल खरीदा तो आपके ऊपर इतना सैंक्शन लगेगा, ये सैंक्शन लगेगा, वो एक एग्जांपल मैंने पता नहीं कहीं आपके उसमें भी दिया होगा कि अगर रिलायंस जो सबसे ज्यादा पेट्रोल या ऑयल खरीदता था रशिया से, तो उसने सबसे पहले बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है। वो प्राइवेट कंपनी अगर ऑयल खरीदती है तो यूएस के सैंक्शन लग जाते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी उस कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा। सो इसलिए रिलायंस ने वो जीरो कर दिया कि नहीं जनाब, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा। और उसका रीजन देखिएगा, इसको बोलते हैं दिमाग, इसको बोलते हैं विजन, दूर की फोर विजन, जिसको बोलते हैं ना, आपने होराइजन देखा है। उन्होंने क्या होराइजन देखा? उन्होंने देखा कि अगर हम ऑयल नहीं लेंगे तो यूएस हमें अप्रिशिएट करेगा, एक बात। और दूसरी बात, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो यूएस बना रहा है वो रिलायंस बना रहा है। आप रिलायंस का दूर दृष्टि देखिए कितनी बढ़िया है कि भाई मैं यूएस की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक रिफाइनरी है ऑयल की, उसको मैं चलाऊंगा, मैं बनाऊंगा। सो इसलिए इसी तरह जब आप वेपन सिस्टम की बात करते हैं तो ये बात जब हम S-400 भी खरीद रहे थे तब भी यूएस ने बोला था कि यू माइट कम अंडर सैंक्शंस। उन्होंने वो सैंक्शन नहीं लगाए, वो एक अलग बात है, वो आपस का मामला होता है, जो भी कह लीजिए। बट अपने आप में यूएस इज कैपेबल कि आप किससे, अभी तो वो वाली बात है ना, ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, ठीक है ना, पिछले 2 महीने से बोले हमने सैंक्शन हटा दिया, आप ऑयल ले सकते हो, आप रशिया से भी ऑयल ले सकते हो। हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। सो यू सी, ये वाली एक दादागिरी जो है वो यूएस की जरूर है, क्योंकि उसे मालूम है कि लोगों की उसकी जरूरत है। आप तो खुद देख लीजिए पाकिस्तान, उसने क्या बोला, मेरे पास वो कागज नहीं है, वो जो ईरान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, जो उनका पार्लियामेंटेरियन जो एक उसका हेड है, उसने क्या बोला है? उसने बड़े सीधे सीधे बोला है कि पाकिस्तान इज नॉट क्रेडिबल फॉर नेगोशिएशन। याद करिए, मैं आपके साथ एक बार प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा था क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पीस का कैरेक्टर होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आज उसने कह दिया तो लोग मान रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे थे, लोगों ने नहीं सुना। लोगों को लगा कि कर्नल शैलेंद्र सिंह एंटी पाकिस्तान बात कर रहा है। मैं एंटी पाकिस्तान बात कभी नहीं करता हूं, मैं लॉजिकली आपको करेक्ट बात दे रहा हूं। अगर आप ये वेपन सिस्टम की बात कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे, ये हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें एक ऑपरेशनल डेटरेंस की एज मिलती है। इस वर्ड को पकड़िए, आपकी आवाम को समझाइए, डेटरेंस एज। डेटरेंस मतलब कि 400 किलोमीटर तक हम पाकिस्तान के अंदर वॉर कर सकते हैं। इसलिए कृपया कर पाकिस्तान, आप ऐसे ही कोई इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं कर दीजिएगा कि लड़ाई हो जाए। क्योंकि सर ये तो दोनों पर आता है ना सर, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों कंट्रीज की होनी चाहिए, सिर्फ अकेले पाकिस्तान की नहीं। तो हमने तो निभा दी। हमने तो पहले से बोल दिया आपको कि हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है नो फर्स्ट यूज है। आप एक बार बोल के दिखाइए, बोलिए अभी। सर नहीं होना चाहिए, हमारे भी होना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ ना, आज शाम को ऐसा ही घर पहुंच जाएगी क्या आरजू साहिबा, आपने ये कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान नहीं करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, मत बोलिएगा कभी किसी के बहकावे में आने में, मेरे से कहने से मत कर दीजिएगा। आपको एक और बढ़िया बात बताते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारा अपग्रेडेशन ऑफ सुखोई 30 का पार्ट है। मैं आपको ये भी बता दिया कि ये डेटरेंस के तौर पर है, कि किसी भी तरह डेटरेंस, कन्वेंशनल डेटरेंस, न्यूक्लियर, इसको थोड़ा जिम्मेदारी से समझिए, इवैल्यूएट करिए। न्यूक्लियर और उसकी क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें ये जरूर मालूम है, हमें आप बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूर मालूम है कि अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ है, कितनी है, तो 400 किलोमीटर के तक आकर हम उसको थ्रेटन कर सकते हैं। मैं रोकने की तो नहीं कहूंगा, सो दैट आपके ऊपर भी एक अंकुश लग जाए, आपके ऊपर भी एक बैरियर लग जाए, यार मत ही निकालो इस तरह के वेपन सिस्टम। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ना आपने निकाले, ना हमें निकालने की जरूरत पड़ी। आपने निकाले होते तो हो सकता है क्या पता बात बढ़ जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि
इसमें जो एडवांटेज है, जो आपको भी दिखता है और हमें भी, स्टैंड ऑफ अटैक, बिना आपकी कंट्री में अंदर घुसे हम ये वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर, हमारे किसी जहाज ने आपकी एयर स्पेस की वायलेशन नहीं करी। हम कहीं भी आपके अंदर नहीं, चाहे वो मरकज थे, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप थे, कहीं पर भी कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक एम है फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, ये हम जिम्मेदारी से समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई होगी ना, चाइना कभी बीच में नहीं आएगा। मान लीजिए सपोर्ट करेगा, बीच में नहीं आएगा। मेरे से गारंटी ले लीजिए, जिस दिन हमारी और चाइना की हुई, चाइना आपको लड़ाई में डलवाएगा और आप डलेंगे। आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा उसके ऑब्लाइज्ड हैं, ऑब्लिगेशंस आपकी इतनी ज्यादा है कि आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो कंसेप्ट है, दैट इज अ ब्रॉडर मिसाइल रीच इन चाइना एंड पाकिस्तान, एज वेल एज ये हमारा मिसाइल डिफेंस का पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए हम इस सिस्टम को ले रहे हैं और इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी आरजू साहिबा को कोई भी तकलीफ होनी चाहिए। नहीं सर, होना तो नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं आपसे ये समझना भी चाह रही थी कि ये इस न्यूज़ को, कि इसके बता इसका क्या मतलब है और क्यों ये मिसाइल्स जो हैं ये भारत लेगा। और ऑब्वियसली जैसे आपने समझाया, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सर ये इस किस्म की मिसाइल्स जो है वो कंट्रीज लेती रहती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी वॉर के लिए या किसी तरह के क्लैश के लिए तैयारी की जा रही है, ये समझूं मैं। They are a deterrence. They are a deterrence. Exactly. As a deterrence दी जा। आपके पास न्यूक्लियर क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है क्या आपका न्यूक्लियर? बढ़ रहा है अपने आप क्या? सोने के अंडे दे रहा है क्या? लेकिन आपके पास एक डेटरेंस के तौर पर वो है। मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं कि दैट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। वो ठीक है, आपकी कंट्री में आपके पार्लियामेंटेरियंस उसकी इज्जत नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कंट्री के तौर पर इट शुड बी ओनली केप्ट एज अ डेटरेंस। नहीं सर, इज्जत क्यों नहीं करते? बता के डराते हैं आप लोगों को, क्या बात कर रहे हैं सर? तो फिर मैं और क्या, देखिए फिर मैं बोलूंगा तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप भी मत बोला करिए, नहीं तो आईएसआई का प्रॉब्लम आ जाएगा बीच में। तो इसलिए आप भी मत बोलिए। सो अब बात आती है कि पाकिस्तान को इससे क्यों डरना चाहिए। पाकिस्तान को इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए अगर पाकिस्तान की नीयत सही है। ये मामला नीयत का है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई, आप एक बात बताओ ना, इवन ऑपरेशन सिंदूर क्यों होगा? वो 4 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? 10 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप चाहे कुछ भी कह लो, हुआ पहलगाम के बाद, सीधी बात। अच्छा एक सेकंड के लिए बात करो, चलो पहलगाम में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इंडिया में आग लग गई? सिर्फ 2 ही बातें हुई कि किसी को बोला गया क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, रिलीजन चेक किया। दूसरा नहीं, जो कि और ज्यादा डिग्रेडेशन था कि चलिए जी आप अपने कपड़े भी उतारिए। अब इससे ज्यादा और ह्यूमिलेट क्या होगी? तो इसका मतलब एम किसका है? और तीसरी बात, उसके बावजूद आप बोलो अब कलमा भी पढ़ के सुनाओ। तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने उसको पकड़ा कि आप हिंदूज के पीछे पड़ रहे हैं। ये एक्सेप्ट, और ये अब से पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम आपके मुल्ला मुनीर साहब को, पहले हम जनरल मुनीर बोला नहीं करते थे, हम बोलते थे। इसी दौरान पहलगाम से पहले पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान के किसी चीफ ने इंडिया की हिंदुइज्म के ऊपर बात करी और पाकिस्तान के मुस्लिमिज्म के ऊपर बात करी। वहां से एक हेट्रेड पैदा हो गई कि ये आदमी आर्मी का काम नहीं कर रहा है, ये मुल्लाओं की तरह बात कर रहा है, ये मुल्लाओं की तरह भड़का रहा है। अदरवाइज एक बात बता रहा हूं, हमारा उनसे क्या दुश्मनी? बाजवा साहब से हमारी क्या दुश्मनी, आप बताओ। चलो वो भी तो चीफ थे। आप सोचिए मुशर्रफ साहब आए थे, दिल्ली आए थे, अपनी कोठी देखकर आए, आगरा गए, क्या क्या सर जितने भी आर्मी चीफ या कोई डिक्टेटर्स अगर आए पाकिस्तान में, तो उसमें सिर्फ एक मुशर्रफ साहब ही थे जो जरा मॉडर्न ख्यालात के थे, या जिनको हम कह सकते हैं कि वो इस किस्म की बातें नहीं करते थे। बाकी तो आप ज़िया-उल-हक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क की ज़िया-उल-हक ने किया। वो जिस तरह से वो हमें तो यही यहाँ पर मुशर्रफ के बाद
वो जो थिंकिंग है वो थोड़ी लिबरल हो जाएगी। अब आकर मुनीर साहब ने ये जो बात कर दी कि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच एक नहीं हो सकती, हमारा ये एक नहीं, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ चीफ। आपका काम है आप अपनी फौज तैयार करिए देश की रक्षा के लिए, देश के डेटरेंस के लिए, कि कोई आपकी तरफ आंख ना उठाए। आप लगे पड़े हो तो लोगों ने बोला ना, आपके यहीं से बोला गया था कि अगली जो अजान है मेरे ख्याल मुल्ला साहब पढ़ेंगे वहां से मीनार पे चढ़ के। आई डोंट थिंक इट वाज रिक्वायर्ड। इसीलिए मैं आपको आज आपने जब ये मिसाइल की बात करी है तो मिसाइल को आप पाकिस्तान पर मत लीजिए, मेरे लिए तो इंसल्ट हो जाएगी अगर मैंने पाकिस्तान के ऊपर करी। बताएं क्यों? आपके पास तो PL-15 है, ठीक है ना, आपके पास जो एयर वाला है, आपके पास HQ-9 है। मैंने कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा सा लिखा था, मेरे को याद नहीं है मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, जो बड़ी बात जो थी मेरे लिए। ओ यस, आई हैव गॉट दैट। मुझे एक बात बताओ, आपके पास HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, आई होप यू आर एबल टू रिमेम्बर, ये वही वाला है जो काफी हद तक गिर गया था, टूट गया था, जो भी कह लीजिए। आपको चाइना ने HQ-19 और 26 क्यों नहीं दिया जो उन्होंने अपने यहां लगा रखा है? सर अब आपका तो ये खास तो बंदा है, वो तो खास सही बंदा है है। सर, बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपको वो PL-15 वाली मिसाइल दी, ठीक है ना, सबसे इफेक्टिव मिसाइल है, वो आपके वहां से चली थी, दिल्ली के लिए चली थी या कहीं के लिए भी चली थी, वो सिरसा में रास्ते में ही गिर गई अपने आप, मतलब किसी ने रोका नहीं उसे, और गिरकर वो 2 पार्ट में टूट के हमारे वो गांव वाले को मिल गई। उसने तो ये भी कहा कि जनाब ये मैं रखूंगा, वो तो एक अलग बात है। आपको वो PL-17 क्यों नहीं दी? सर इतनी ये गहरी बात वो मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि क्यों नहीं दी, लेकिन जो टूट गई थी तो सर मेड इन चाइना थी तो टूटेगी ना सर, उसमें इतना मतलब हम लोग क्यों उसमें परेशान इसलिए हो रहे हैं? इसलिए मैं आपके थ्रू हमेशा पाकिस्तान की आवाम को अवेयर करता हूं कि आपको कोई सब स्टैंडर्ड चीजें दे रहा है। चाइनीज गुड कभी भी ठीक नहीं थे। आप ठीक है कहने को बोल लें कि J-10, J-17, J-20, 30, 40, मुझे नहीं पता कौन सा जे आप ले लीजिए, बट जे वो वाला लीजिएगा जो आपको पता हो कि आपका खुद का हो। लेकिन सर अभी चाइना के ही तो जो है मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे, सब कुछ थे, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई की है, और उसको तो हम बहुत सक्सेसफुल समझते हैं अपने लिए कि हम तो जीत गए उसमें। आप उन्हें सक्सेसफुल समझते नहीं है, आपको वो सक्सेसफुल समझाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये वाला दिन जरूर देख पाओगी, और उस दिन हम एक शो करेंगे, जैसे होता है ना ये क्या विकिपीडिया की जो फाइल्स जब खुलती है 25 साल बाद, 20 साल बाद, आप देख लेना ये आएगा, ये जरूर आएगा कि किसने क्या खोया। हालांकि मैं कहता हूं किसी ने कुछ नहीं पाया, खोया दोनों नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि क्या खोया, स्टेट ऑफ आर्ट क्या खोया। तो नहीं वो तो आपके सही है यहां सर, आपको लेकिन समझ जो नहीं आ मिसाइल, रही है, आपको लेकिन समझाया सर जा रहा है। लेकिन सर जो मिसाइल्स चलाए गए, मैं वो न्यूज बता रही हूँ जो टीवी पे चल रही थी, कि जी जो मिसाइल्स यहाँ से जवाब में चले और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर जो कुछ हुआ, जहाज गिरे, पता नहीं क्या कुछ जो बता रहे थे, वो सबका सब सर चाइना का ही सामान था ना जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर वो तो इतना इतना इसीलिए इतना फेलियर तो नहीं कहा जा सकता चाइना की हर चीज को। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बड़ा निष्पक्ष होकर बात करी है, तो मैं भी निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं, कोई साइड नहीं ले रहे हैं। चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर आपको कोई शक तो नहीं है ना? ये तो आप मानोगे बिल्कुल बढ़िया है टेक्नोलॉजिकली। अभी तक तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान में शक हाँ है। मैं मान रहा हूँ ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई शक तो नहीं है कि हाँ जी टेक्नोलॉजिकली बहुत बढ़िया है, उसकी जो सैटेलाइट्स है कोई कमी नहीं है। कम से कम चाइना आपको 2 सैटेलाइट फोटो तो दे सकता था कि ये गिरा है। क्योंकि सर इस वक्त ईरान की मदद भी चाइना ही कर रहा है। तो वो ईरान ठीक के है, तो पास अब जो इसीलिए आप देख रहे सैटेलाइट हो फोटोज इस, जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है, हाँ अब ईरान आपने अकेला अच्छी नहीं बात कर करी। सकता था। अगर अगर अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान का अटैक हुआ है तो वो सिर्फ चाइनीज सैटेलाइट के वजह से हुआ होगा, अदरवाइज ईरान के पास वो काबिलियत नहीं। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होता है ये कभी एक जगह खड़ा नहीं होता है, ये आगे पीछे चलता रहता है, और इसीलिए इसकी लोकेशन सैटेलाइट
सैटेलाइट में भी ब्लॉक कर रखी होती है। उस 50-60 किलोमीटर के इलाके में कोई सैटेलाइट नहीं देख सकता कि वो जहाज कहाँ है। लेकिन मैं तो चाइना को ग्रांट कर रहा हूं कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि चलिए यार, वो तो आपका दोस्त था, कम से कम आपको सपोर्ट कर देता। चलो उसको भी छोड़ दो, यूएस से तो आपके तगड़े रिलेशन है। आपके यहाँ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बड़ा आपको सपोर्ट किया। यूएस ने आपको सैटेलाइट इमेजरी क्यों नहीं दे दी कि ये देखो जी, ये 1, 2, 3, 10, 12, 25, 30 जहाज जो है ये इंडिया के गिरे हैं, ये लीजिए, भेजिए इंडिया। सर वो तो ट्रम्प के दावे हैं सर, ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं। नहीं तो लेकिन ट्रम्प साहब प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रम्प साहब ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इंडिया के जहाज गिरे? मुझे ये बताओ। चलो, अगर आपने सुना है मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर एक बार ट्रम्प ये कह दें कि एक जहाज इंडिया का गिरा है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कहीं पर भी अगर देख लो, उन्होंने 57 सर अनिल चौहान साहब ने तो कहा था ना कि गिरे हैं, ये जरूरी नहीं है कितने गिरे हैं, ये जरूरी है क्यों गिरे हैं। जैसे मैंने कहा, ये जरूरी नहीं है कि हम R-37 मिसाइल ले रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है क्यों ले रहे हैं। ली थोड़ी ना है अभी। चौहान साहब ने क्या कहा, आप लोग ने उसके आगे प्रॉब्लम यह है कि जो 3 सेंटेंस उन्होंने बोले, आप सिर्फ 2 सेंटेंस पकड़ के बैठे हुए। तीसरा वाला भी सेंटेंस उसी के नीचे पढ़ लीजिए। नो 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 एयरक्राफ्ट पहले। जो पहली वाली बात है, मैं उसको बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट भी कर दूंगा। जो उन्होंने बोला है मैं उसको कभी डिनाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जहाज कितने गिरे हैं नहीं बात होती है, ठीक है ना? क्योंकि एज अ आर्मी वी डोंट सी दैट वे, वी सी इट कि हमने अपनी क्या स्ट्रैटेजी में चेंज लाना है जिसके। अच्छा, अब एक बात बताओ ना, चलो 2 सेकंड के लिए आपने कह दिया है, अब आरजू साहिबा बोल रही है इसलिए हमें मान लेना चाहिए, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही सर, मैं उन लोगों की बात को रिपीट कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही, मैं कैसे दावा कर सकती हूँ। हाँ, मैं तो ये किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकती। पढ़ा है और सुना है, मैं उसी पर जा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे आप एक बात बताओ कि वो जो 8, 10, 11, 12 एयरफील्ड पर अटैक हुए, तो फिर वो रुके क्यों नहीं? पहली बात। ज्यादा बड़ी बात तो यह कि वो रुकने चाहिए थे, वो होने ही नहीं चाहिए थे। तीसरी बात, भाई आप तो जीत रहे थे, तो आपको ट्रम्प से मीडिएशन कराकर रुकवाने की क्यों जरूरत पड़ी? आप बताइए, जीतने वाला कभी मीडिएशन करता है? सर अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि कभी कहते हैं कि भारत ने रोका, कभी कहते हैं पाकिस्तान ने रोका। ये भी यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, भारत ने और पाकिस्तान ने डीजीएमओ लेवल पर रोका है, मैं ऑफिशियली एक्सेप्ट करता हूं। हमारा हमें तो सर अच्छी बात है सर, अकलमंदी की बात है सर, समझदारी की बात है, बहुत बहुत सही किया। आप लोगों ने लेकर क्रेडिट दे दिया ट्रम्प को, क्योंकि आपकी तकलीफ थी, हमारी नहीं थी, हमने नहीं दिया। भाई मैं तो आपके साथ कई बार लड़ाई कर चुका हूं इस बात पर। क्या जरूरत है शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की स्टेटमेंट देने की कि अब मैं किसी भी देश में जाकर भीख नहीं मांगूंगा? क्या जरूरत है बोलने की? क्या जरूरत है आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बोलने की कि हमारी कंट्री को एज अ टिश्यू पेपर, नहीं, सॉरी टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल? आप बताइए। और फिर अगर आपके तरफ से कोई मेरे से पूछता है कि ये आपने कैसे कह दिया, भाई ऑब्वियस बात है, टॉयलेट पेपर। वो बेचारा अच्छा खासा बोल रहा था टिश्यू पेपर, अब उसे एकदम से याद आया कि काम तो गंदगी वाला है, तो उसको एकदम से टॉयलेट पेपर याद। अब मैं क्या करूं? मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो आपको मीडिएशन में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, वो लेके उन्होंने दार साहब ने निकाल के दे दिया स्टेटमेंट, वी आर ओनली पासिंग द मैसेजेस। यार अच्छा खासा काम चल रहा था, थोड़ा बहुत क्रेडिट आ ही रहा था, बुराई क्या है? अब तो आप देख रहे हो कि वो जो ईरान वाला है वो तो पता नहीं क्या क्या बोल गया, वो तो काफी कुछ बोल गया। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट सेइंग, आपने एक बार बोला था कि यूएस बोलता है डू मोर डू मोर डू मोर। मैंने उस मोर को एक्चुअली दूसरे वाला मोर बन गया, मैं वो एनिमल वाला मोर लेकर बैठ गया। वो हमारा नेशनल एनिमल है, इसलिए मैं थोड़ा बुरा मान गया था। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये थी कि यू नीड टू डू मोर फॉर मीडिएशन, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और
और जब डूइंग मोर की बात है, पाकिस्तान का नाम आना चाहिए, पाकिस्तान का। एक अकेले आदमी, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, आप वहां गलत हो गए। मुझे होना तो लगता है खैर कि आप इसका क्रेडिट जरूर ले सकते थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आपके यहाँ इतना सर ज्यादा जाहिर है वो सर, है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होल्ड है मिलिट्री का, आपको मालूम है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई इनकार करता है तो फिर मेरा ख्याल है उनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जो मना कर दे पाकिस्तान में बढ़ के कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे यहाँ तो सिविलियन गवर्नमेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल देखते नहीं, हैं बट सर आगे। आई एम श्योर आपकी कंट्री में अब लोग रियलाइज कर रहे हैं, पीपल आर हाँ बिकमिंग मोर लॉजिकल। लोगों को रियलाइज हो रहा है कि सभी कुछ ठीक नहीं है, और जो जो चीजें ठीक नहीं है वो ठीक करी जा सकती है, चाहे वो आप कह रही हो या आप जैसी बाकी रिपोर्टर्स कर रही हो, या बाकी और जो आपके जो इंटेलिजेंसिया के लोग जो बातचीत कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो थोड़ा खुलकर नहीं सर, बोल सकते। सर आपके जैसे लोग भी हैं जो कि भारत से चाहे बात कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमें हमें कोई नुकसान देने की ही बात कर रहे हो। कई बार बल्कि अक्सर आप ऐसी बात ही करते हैं जो अगर हम फॉलो करें तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान में ठीक करी जा सकती हैं और हम नहीं, मैं तो कह बेहतर रहा हूं, तरीके मैंने से तो बढ़ सकते आपको क्या बोला, मैं कह रहा हूं दुनिया में आग लग गई होती अगर शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस कर दिया होता, वी इनवाइट इंडिया फॉर दिस मीडिएशन। हैं। आप सोचिए, मतलब क्या से क्या बात हो जाती। मैं तो बिल्कुल। कह रहा हूं आज भी ले लीजिए एक एक एग्जांपल, हमारे बीच में आपके बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मैं और आरजू काजमी साहिबा आज एक एग्रीमेंट करते हैं कि वी विल हैव, जो ऑलरेडी एक है लेकिन मैं एक और लेवल पे जा रहा हूं, कि वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ नॉन अटैक पॉलिसी ऑन ईच अदर। मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल। है कि आप लड़ाई मत लड़ो, हम्म। मैंने सिर्फ ये बोला है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक एग्रीमेंट है कि हो जाए कि देयर इज अ नो अटैक पॉलिसी, हम अटैक नहीं करें, बात खत्म है। आप बताइए उसमें क्या बनने वाली बात है, नहीं सर, मतलब क्या उसमें सर, खराबी हो सकती है। सर देखो कोई सच बात खराबी यह नहीं है है। कि प्रॉब्लम आपको भी है, क्योंकि आपको लगता है हम अटैक करेंगे, हाँ। हमारे को प्रॉब्लम है, हमें मालूम है आप टेररिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई अटैक करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी है उसमें कहीं कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर कैलकुलेटेड है कि इंडिया के पास एज है। लेकिन अब जो लड़ाइयां हैं वो नॉन नॉन कॉन्टेक्ट बैटल होती चली जा रही हैं, इसलिए अब हमें भी देखना पड़ेगा कि ड्रोन और बनाओ, मिसाइल और बनाओ, मिसाइल्स के तरीके और निकालो, सो दैट डेटरेंस। आपके लिए तो सबसे बढ़िया बात है, आपके पास तो कोई एनिमी है ही नहीं सिवाय एक जो आपने डिक्लेयर नहीं कर नहीं रखा है, नहीं सर, इंडिया। अफगानिस्तान के साथ भी अब हमने अफगानिस्तान को भी डिक्लेयर कर अफगानिस्तान दिया, ऐसा आपके ऊपर नहीं है। कितनी बार अटैक करा, आप चलो बताओ कितनी बार आया। नहीं नहीं सर, वो नहीं है, लेकिन सर वो टीटीपी का तो इशू है ही, सो अरे अफगानिस्तान को भी भाई, सब दैट दुश्मन इज नॉट गिनना अ मुश्किल पड़ गया। ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, मैं ये कह रहा हूं, हाँ। एज अ कंट्री वो अच्छा आपके नहीं, वो साथ तो झगड़े में नहीं है। नहीं है, हाँ वो वो तो नहीं झगड़े आ में नहीं सकते। है, वो है आपकी भी नहीं सेल्फ सर अभी। क्रिएटेड प्रॉब्लम है, हम्म। वो पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है। कल तक आप उन्हीं टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, अब वो आपके ऊपर पल्ले पड़ेंगे, और किसके पल्ले पड़ेंगे, कहीं और थोड़ी ना सर जाएंगे। जाहिर है सर, अब वो डेफिनेटली अफगानिस्तान भी नहीं लेगा उनको, ईरान भी नहीं लेगा उनको, इसलिए आप सर ये, देखते हो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ रहा है। सर आरजू ऐसे ही है, साहिबा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जादू मंत्र चलाओ कि आपकी कंट्री थोड़ा सा लॉजिक हो जाए, लॉजिकल हो जाए, मेरे ख्याल सारी प्रॉब्लम खत्म हो हो जाएगी। जाए सर। सर आई होप के हो जाए, जब आप जैसे लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं शायद अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश भी करते हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।